दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज महाभारत दो सवालों के साथ शुरू करना चाहता हूं, इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। और उसमें पहला सवाल यह है कि तेल पर वर्चस्व का यह जो युद्ध चल रहा है, क्या यह तेल को जलाने पर ही पहुंच गया है? दर्शकों, आप यह जानते हैं कि यह जो युद्ध हो रहा है किसी एक स्पष्ट विचारधारा के लिए नहीं चल रहा, किसी सीधी रंजिश का नतीजा नहीं है। यह युद्ध विशुद्ध रूप से तेल पर कंट्रोल के लिए हो रहा है। यह पूरी दुनिया समझ रही है। अमेरिका खाड़ी के पूरे तेल पर अपना नियंत्रण चाहता है, सीधा नियंत्रण चाहता है। और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार बन नहीं जाती, यानी पूरे के पूरे ईरान को अमेरिका अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता। लेकिन क्या यह तेल का खेल तेल के भंडारों को ही जला देगा? क्या यह तेल का खेल तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ही ध्वस्त कर देगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और वो भी अकेले ईरान में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। आपको समझना है तो इसकी एक तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की दुखती रग पर अब चोट कर दी है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह खार्ग आइलैंड की तस्वीर है। और इस द्वीप पर पहली बार अमेरिका ने विध्वंसक स्ट्राइक की है, विध्वंसक स्ट्राइक। और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि यह हमले खार्ग में मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर किए गए हैं, मिलिट्री ठिकानों पर। लेकिन यह धमकी भी दी है कि हॉर्मूज का रास्ता नहीं खुला तो तेल के ठिकाने भी नहीं छोड़े जाएंगे। यानी कि खार्ग पर बारूद बरसा है। अभी जहां जहां निशाना बनाया गया वो सारे के सारे मिलिट्री ठिकाने हैं, लेकिन आगे तेल के ठिकाने भी छोड़े नहीं जाएंगे। और ये जो खार्ग है वो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है। वहां विशाल टैंक फार्म भी बने और इनमें 2.4 करोड़ बैरल तेल जमा है। समुद्र के नीचे तेल पाइपलाइनें बिछी हैं। रोजाना 20 लाख बैरल तेल का निर्यात यहां से होता है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि खार्ग के जो आसपास गहराई है समंदर की, वो करीब करीब 70 मीटर है। रणनीतिक रूप से ईरान के लिए काफी अहम है ये। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको इस तरह से आप समझिए, एक छोटा सा द्वीप है खार्ग आइलैंड, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तेल के टैंकर बड़ी आसानी के साथ लोड हो सकते हैं। और इसलिए यह कहा जाता है कि यह जो है यह कोहिनूर है ईरान के लिए। और जैसे ही इस कोहिनूर पर हमला हुआ तो ईरान ने पलटवार किया। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर ईरान के तेल, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे पर किसी तरह का कोई आक्रमण हुआ तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी वो कंपनियां मौजूद हैं, जहां जहां भी इनके तेल के ठिकाने हैं, आर्थिक और ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको हम जलाकर राख में बदल देंगे। और ये वो तमाम कंपनियां होंगी जिनमें या तो अमेरिका की सीधी हिस्सेदारी है या जो किसी भी तरह से ऐसी कंपनियां जो अमेरिका को सहयोग करती हैं, उन सबको जला दिया जाएगा। तो सवाल यह कि जो तेल पाने वाले हैं या तेल से अपना बिजनेस चलाने वाले हैं, वो तेल को जलाने पर ही उतर आए हैं क्या? और ये नौबत ना आ जाए, उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि हॉर्मूज में कोई रास्ता निकले या हॉर्मूज खुल जाए। लेकिन अभी यह मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके बीच इनपुट एक यह भी है कि हॉर्मूज को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। ओमान में यूएस नागरिकों को एक एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई है और ओमान से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। ओमान के रास्ते का इस्तेमाल क्या अटैक के लिए किया जा सकता है? इस वक्त यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हॉर्मूज पर किसी भी तरह से अपना अधिकार चाहता है अमेरिका। और ईरान पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन अमेरिका को हॉर्मूज पर कब्जा नहीं करने देगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ज्यादा दिन जो हॉर्मूज में ब्लॉकेज है उसको झेलने की स्थिति में नहीं है, हालत में नहीं है। वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा। इसके इनपुट मिल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच ये तस्वीर आप देखिए। इस वक्त मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं कि वहां पर स्थिति क्या है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि उसके 2 जहाज हॉर्मूज से और निकल आए हैं, जिसमें एक का नाम है नंदा देवी और दूसरे का नाम है शिवालिक।
उनकी लाइव लोकेशन कहां पर है मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ये एलपीजी गैस लेकर आने वाले जहाज हैं और अगले 2-3 दिनों में ये भारत पहुंचने वाले हैं। एक है शिवालिक, उसकी तस्वीर आपके सामने, और दूसरे का नाम है नंदा देवी। ये दोनों एलपीजी से लोडेड हैं और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुंद्रा पोर्ट की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वापस विषय पर लौटता हूं। भारत के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन यह सवाल जरूर है इस वक्त कि हॉर्मुज पर जीत किसकी होगी, ईरान की या अमेरिका की? और अगर जीत तय करनी है तो यह किस रास्ते से होगी? क्या ताकत के रास्ते से संभव है या कूटनीति पर वापस लौटना ही पड़ेगा अगर हॉर्मुज को लेकर कोई सीधा समाधान चाहिए तो? चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान के कोहिनूर कहे जाने वाले खार्ग द्वीप पर भीषण बमबारी कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। खार्ग द्वीप वो जगह है जहां से ईरान की 90 से 95% तेल की सप्लाई होती है। इस द्वीप पर समुद्र के नीचे तेल पाइपलाइनें बिछाकर एक बड़ा टर्मिनल बनाया गया है जहां बड़े-बड़े टैंकर तेल लोड कर सकते हैं। लेकिन अब यह द्वीप धधक रहा है। अमेरिका ने ईरान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में कई जगह तेल भंडारण पर हमला किया। ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता ने सीधे कहा है कि वो मिडिल ईस्ट के तेल भंडार को जलाकर राख कर देंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तैयार किए गए अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने का दावा किया है। बिस्मिल्लाह क़ासिम अल-जब्बारीन फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्ल मा अतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू। अमेरिका और ईरान की जंग खार्ग द्वीप तक पहुंच चुकी है। अमेरिका का अगला टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते जब तक नहीं खुलेंगे तब तक इस जंग का दुनिया भर पर असर पड़ेगा। अमेरिका ने हॉर्मुज पर कब्जे के लिए ईरान की रणनीतिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका जहां भी हमला करता है, ईरान भी वैसे ही टारगेट चुनता है। लेकिन इस जंग के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये जंग कैसे और कब थमेगी? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर उसे खुलवाने में सफल हो पाएगा? महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है मिस्टर दीपक बोरा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत स्वागत बोरा साहब आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों की जानकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत में करना चाहता हूं बोरा साहब आपके तजुर्बे के साथ, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप जैसे लोगों के कंधों पर कुछ बोझ बढ़ने वाला है, या सारा बोझ आर्मी के कमांडर से उठा लेंगे? क्योंकि अब तो सीधी बात यह हो रही है कि आप हमारे तेल के ठिकाने या तो छोड़ दीजिए, खार्ग को या तो छोड़ दीजिए, या फिर अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का उसको मिटाने के लिए तैयार रहिए। क्या तेल पर कब्जा करेंगे या तेल पूरा का पूरा ध्वस्त कर देंगे? क्या करेंगे ये जितने मिलिट्री जनरल्स हैं दोनों तरफ के? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है। जनरल साहब बैठे हुए यहाँ मेरे बहुत परम मित्र हैं जनरल बख्शी, और इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये खार्ग आइलैंड, जिसकी बाय द वे आज विश्व मैथमेटिक्स डे है, तो सारी दुनिया आज हिसाब किताब करने में लगी रही होगी। तो मैं आपको बता दें, खार्ग आइलैंड की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑयल प्रोडक्शन नहीं है सर, ये सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी है और पाइपलाइन है। प्रोड्यूस तो कहीं और होके यहाँ पर आता है, और बहुत हेवीली डिफेंडेड एरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल खार्ग आइलैंड पे है, और बहुत समय पहले ये एक जेल भी हुआ करता था। शाहजहां साहब पहले ही अपने मित्रों को वहां भेज देते थे खार्ग। मैं गया हुआ वहां, बाय द वे, विजिट, बड़ा इंप्रेसिव है सर। अब मुझे अब लगता है कि अब जनरल साहिबान जो हैं उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, और अब मेरा ख्याल है सीज फायर की बात आ रही है, क्योंकि ना कोई
कहते हैं कि ना कोई झुकेगा ना कोई रुकेगा, लेकिन दोनों थक गए हैं। और जब थकान होती है तो फिर जनरल साहब जरा चाय पीते हैं और मेरे जैसे डिप्लोमेट्स आके फिर बातचीत करते हैं कि भाई बताइए क्या करना चाहिए। मेरा मानना है सर, सीज फायर के बाद समझौता होगा। ट्रंप साहब कुछ भी कहें, और ये जो दूसरे खमेनी साहब थे, आपको तो मालूम है, शायद आपके सोर्सेज ने पुष्टि कर दी होगी, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरा जो ग्रुप है, उसने बताया कि वो कोमा में है सर। ही इज अ वेजिटेबल, वो कुछ कह नहीं पाते, इसीलिए वो किसी के सामने नहीं आ रहे, सिर्फ उनके बिहाफ पे बयान दिए जा रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि दोनों तरफ अब वो शांति की ओर बढ़ेंगे। खर को अमेरिका जो है वापस नहीं करेगा सर, वो अपने सोल्जर्स को वहां लैंड करा देगा, रखेगा, क्योंकि फिर ऑयल ईरान का पूरा ऑयल प्रोडक्शन उनके कंट्रोल में आएगा, क्योंकि सर 90% तेल तो ईरान का खर्ग आइलैंड से भेजा, खर्ग आइलैंड से तुरंत स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आगे निकल जाओ। सो आज जैसा कि जनरल डगलस मैकग्रेगर ने कहा था, जनरल बख्शी उनको जानते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, और कार्लसन टकर के शो पे उन्होंने कहा, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर होता, उससे कहता अगर ये जंग रुकवाना है तो नरेंद्र मोदी से कहो, वो जंग रुकवा देगा। दैट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट जो उन्होंने भारत को दिया है, तो मेरा कद और ऊंचा हो जाता है सर। सो आई बिलीव दैट अगले 48 घंटे में आप मध्यस्थता देखेंगे, कोशिश देखेंगे, होती है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप पे, इसराइल पे और ईरान पे, पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जीडी बख्शी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि खर्ग के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री ठिकानों को 90 से ज्यादा जगहों पे टारगेट करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। इसका जवाब दिया जाएगा या आपको लगता है कि नहीं, अब दोनों तरफ से जो फौज है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक किस्म से कर चुकी है और कोई बातचीत के रास्ते की तरफ अगले 2-4 दिनों में बढ़ता हुआ देखेंगे? क्या आप सहमत हैं? देखिए, जो भी पहले युद्ध हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, जो डोमेस्टिक ऑयल कैपेसिटी है उसको टारगेट कर दो, डोंट टारगेट ईरान एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। और तभी खर्ग टर्मिनल को आज तक हाथ नहीं लगाया था किसी भी युद्ध में। बड़ी आसान टारगेट है, छोटा सा टापू है इन द मिडस्ट ऑफ दैट गल्फ ऑफ हॉर्मुज, टारगेट करना बहुत आसान है। ठीक है, आपने टारगेट कर दिया है, वहाँ पे ईरान तिलमिला गया है। ठीक है, मेरा मानना, मेरा एस्टिमेट ये है कि साथ में अमेरिका ने बोला है कि हम यूएसएस ट्रिपोली को जापान से लेके आ रहे हैं। व्हाट इज़ यूएसएस ट्रिपोली? जो उनका मरीन लैंडिंग शिप है, जो कि मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स के यूनिट, कोई 2500 के करीब मरीन कोर के जवान उसमें बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि जापान से वो शुरू हो गया है। अगर आपने वाकई ही खर्ग टर्मिनल को अटैक करना होता, राइट, तो क्या आप इतनी लंबी वार्निंग देते? मेरा ख्याल वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये हम देखिए खर्ग टर्मिनल पे हमला करेंगे, अभी भी मान जाओ, अभी भी छोड़ दो। ठीक है, मेरा एडवाइस सब साइड्स को होगा कि ये पागलपना बहुत दिन चल चुका है, 15 दिन हो गए हैं साहब आज, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे अमेरिका में कि साहब दूसरे दिन खमैनी साहब के जो सक्सेसर्स हैं वो आके हमारे जूते तलवे चाट देंगे। कुछ नहीं हुआ है ऐसा, लड़ाई चली जा रही है, नुकसान दुनिया को हो रहा है। यू सी, अब ये लोग लड़के मरना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है। एज अ भारतीय मेरा इंटरेस्ट क्या है? 50% साहब हमारा तेल गल्फ से आता है, 60% हमारा गैस गल्फ से आता है साहब। ठीक है, प्राइस ऑफ ऑयल $100 प्रति बैरल पहुंच गई है, हमको पेट में लात लग रही है भारत के लोगों को। यही प्रॉब्लम अमेरिका की है, वहां पे इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है साहब। ठीक है, $100 प्रति बैरल पे 2.6% से लेकर इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रीच्ड 4.5%, और जहां $130 क्रॉस हो जाएगा साहब, और वो हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं कि मिलिट्री अगर एनालिसिस की तौर पे देखा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बड़ा मुश्किल होगा। ये मेरा मिलिट्री एनालिसिस है, मैं समझाता हूं क्यों, प्लीज समझिए। जो पूरी नॉर्दर्न बैंक है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, इट इज ईरानियन कोस्ट लाइन। बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, और बहुत सारी टनल्स उन्होंने बना के
वहाँ पे एंटी शिप मिसाइल्स लगा दिए हैं। ठीक है साहब, वो एंटी शिप मिसाइल जो गल्फ में चल रहे हैं, आपके अमेरिकन जहाज, ऑयल टैंकर, वो उनको बर्बाद कर सकते हैं। आपको फिर अगर खोलनी है गल्फ ऑफ हॉर्मूज, आपको जो नॉर्दर्न बैंक है, ये जो ईस्टर्न बैंक है, वो फिजिकली बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल के कैप्चर करनी पड़ेगी। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मैं बताना चाहता हूं दीपक साहब को, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट पेंटागन ने लीक करी टू दी वॉशिंगटन पोस्ट, 2 दिन पहले आई थी साहब। उसमें उन्होंने कहा है साहब, जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव सरकार ने हमें दिए थे, हमने पूरे कर दिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो आप कह रहे थे, रेजिम चेंज, उसके लिए हमें 2 लाख ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लगाने पड़ेंगे। Exactly. और हम कोई 18 महीने के लिए लड़ाई चल सकती है, 15,000 मिनिमम हमारी कैजुअल्टी हो सकती है। आप ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो बता दीजिए। जहां तक इसको लेने का सवाल है, क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलने का सवाल है, वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है साहब, उसमें भी कैजुअल्टीज हो सकती हैं। मेरीन लैंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस टू कंडक्ट इन अ कंटेस्टेड सिचुएशन। ठीक है साहब, सरप्राइज से कर दो, मादुरो को उठा के ले जाओ वगैरह वगैरह, दैट वाज अ केक वॉक। दिस इज नॉट अ केक वॉक साहब, इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। मेरा डर ये है कि अगर ये लड़ाई रोकी ना गई और डोनाल्ड साहब डेस्परेट हो गए, तो उन्होंने जो उनका मर्करी एयरक्राफ्ट जो न्यूक्लियर हमले के अंदर इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेट करता है विद दी सबमरीन, अमेरिकन सबमरीन, वो वहां एरिया में पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं साहब, ईरान, इजराइल के पास कोई 101 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर उनको लगा साहब ये तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, ये चीज वहां तक एस्केलेट हो सकती है, जो महज पागलपन है। बिल्कुल, लेकिन क्या कर्नल शैलेंद्र ईरान जी वहां से कह रहा है कि साहब मैंने 1-2 बॉम्ब बना लिए हैं, नॉर्थ कोरिया कह रहा है मैं मिसाइल दे दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचने के लिए। क्या ये सिचुएशन वहां तक एस्केलेट हो सकती है? और दूसरी बात ये कि ओमान के लिए इसको रोकना, 1 मिनट मैं खत्म कर रहा हूं, इसको रोकना तुरंत इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया एक देश है, जैसे मैकग्रेगोर कह रहा था, विच इज वेल प्लेस्ड। हमारी इजराइल से बहुत अच्छी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। आज मोदी जी ने कहा ईरान इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, और ईरान ने केवल रूस, चीन और भारत के जहाजों को जाने दे रहा है। 3-4 हमारे आज टैंकर और ऑयल गल्फ कैरियर वो सब यहां पे आ गए। दिस इज अ गुड साइन, वी मस्ट बिल्ड अप ऑन दिस। अब इंडिया को जोर लगाना पड़ेगा, और नाउ वी हैव टू हैंड द सिचुएशन ओवर टू ओके सर, मैं डिप्लोमेसी के इस एंगल पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी, क्या अमेरिका अभी ब्लफ कर रहा है? क्योंकि ओमान के लिए आ रहा हूं सर, क्योंकि बख्शी साहब मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अगर आप लड़ाई में परसिस्ट करते हैं, दुनिया का भारी नुकसान होगा। ओके सर, ओके। तो शरण सिंह जी, क्या अमेरिका ब्लफ कर रहा है इस वक्त? क्योंकि ओमान के लिए एडवाइजरी आई है स्पेसिफिक कि सारे के सारे जो अमेरिकन हैं वो ओमान को किसी तरह छोड़ें, ओमान से बाहर आपको निकलना है। और दूसरी तरफ खबर यह भी कि मरीन का ट्रुप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, हॉर्मूज को ओपन करने के लिए हॉर्मूज में उतरा जा सकता है। क्या ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसा वोरा साहब कह रहे थे कि अब टेबल पर आना पड़ेगा, बात डिप्लोमेसी से आगे बढ़ेगी? जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़ी जिम्मेदारी की बात कहूंगा कि आर्मी ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। आप ऑलरेडी, यूएस ऑलरेडी अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से ईरान दुनिया को दिखा चुका है कि वो कर सकता है। ईरान कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी में कितना स्ट्रांग निकल कर आ रहा है वो ईरान नहीं दिखा रहा है। अब जो लास्ट बात आती है स्टेट ऑफ हॉर्मूज में, G7 ने और यूएस ने डिसीजन ही ये लिया है कि खुले रखने का और कोई तरीका नहीं है। मेरा आकलन है, आप इसे कितने दिन मरीन फोर्स के साथ खोल के रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 100 दिन, 1 साल? आपको लगता नहीं है कि ईरान जो इस जगह को चप्पे चप्पे खानता है, एक एक इंच को डोमिनेट कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि अपने आप में इस मिलिट्री सॉल्यूशन
military solution can be there to support negotiation from a position of strength. अपने आप में ये एक solution मुझे नजर नहीं आ रहा, और स्पेशली यूएस के कैरेक्टर को देखते हुए कि उसे बॉडी बैग्स बिल्कुल मंजूर नहीं है. डिप्लोमेटिक फाइट या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आने का सही समय है दुनिया के लिए, यूएस के लिए. बिल्कुल. और अंशु जी, ये स्थिति जो इस वक्त बन रही है, खासतौर से ईरान ने जिस तरह की शर्तें रखी हैं 2-3 कि हमें सारा का सारा मुआवजा चाहिए जितना नुकसान हमारा हुआ है, क्या यह संभव है? क्या यह गुंजाइश बनती है कि भाई आपके नुकसान का मुआवजा अमेरिका दे इस सिचुएशन से? आपको याद होगा कि इसी प्रकार की शर्तें या इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स हमने ज़ेलेंस्की से भी आते हुए सुने थे रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच. लेकिन क्या आपको लगता है कि जब युद्ध होता है तो जिसने अटैक किया आपके ऊपर वो आपको बर्बाद करके फिर उस बर्बादी का जुर्माना भरे? तो इस प्रश्न को यदि हम देखें तो इसको रिडिकुलस क्वेश्चन भी कह सकते हैं और एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं. जिस अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद हो गई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है, सुप्रीम कमांडर को एलिमिनेट कर दिया, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दिया ईरान के लिए. अब ये बात अलग है कि अनलाइक पिछली बार जैसे सिर्फ प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया था जब जून 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध चला था, इस बार ईरान एक ऑल आउट वॉर के लिए चला गया. एंड सो मच सो कि यूरोप तक अपने अटैक्स को लेकर के पहुंच गया, अपने आसपास के एक भी खाड़ी देश को उसने नहीं छोड़ा, और इसके बाद फिर साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान तक पहुंच गया. तो ईरान के इरादे साफ है कि अब या तो मेरी बात सुने सभी, नहीं तो फिर मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, या फिर शहादत, जैसे कि खामेनेई ने कहा था अपने सारे लोगों को. तो ईरान अभी एकदम उस मोड में है. लेकिन हम डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली समझें, बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में ट्रंप सफल रहे हैं. और अब जो ये खर्ग द्वीप पे अटैक किया है आज ईरान के, वो उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ द्वीप है. 40 से 60 अरब यूएसडी की कमाई है वहां से, और 90% तेल ईरान का यहीं से पूरी दुनिया को जाता है. बहुत बड़ा ऑयल टर्मिनल है ये, इंटरनेशनल ऑयल टर्मिनल है. और अगर यहाँ पर ट्रंप अपना कब्जा जमा लेते हैं तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा जमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. और यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हो जाता है तो फिर उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने पूरा कर लिया. यही तो ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए वो ईरान में सरकार चेंज कराना चाह रहे थे या रिजीम चेंज कराना चाह रहे थे. तो या तो कान ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े. मुझे लेकिन लगता है कि आगे चल के, हालांकि युद्ध अभी चलेगा, युद्ध समाप्त होता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कि हमारे पर हुई बर्बादी का खामियाजा अमेरिका भरे, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस प्रकार की कोई स्थिति संभव हो सकती है. और मुझे लगता है कि आगे चल करके जो ये इस प्रकार की रणनीतिक सामरिक स्थितियां उत्पन्न होंगी, उससे और ईरान को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है. ईरान चाहे अपने प्रॉक्सीज के साथ या स्वयं अपने बूटे कितने भी दिन इस युद्ध को खींचे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि टारगेट आखिरकार ट्रंप का क्या है, ईरान का क्या है, और किसको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई. बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा. इन सबके बीच कुछ बड़े अपडेट हैं, वो दर्शकों को मैं बता दूं. आईडीएफ ने ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी को टारगेट किया है. ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी पर हमला किया गया है. मुख्य रिसर्च सेंटर को इस बार निशाना बनाया गया है. एयर डिफेंस सिस्टम फैक्ट्री पर भी हमला किया गया है. इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं. एयर डिफेंस सिस्टम फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया है. आईडीएफ ने ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी पर हमला किया है. मुख्य रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है. और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है. जानकारी यह है कि ईरान ने भी मिसाइलों की एक और खेप दाग दी है, और यह 49वीं खेप है जो ईरान ने लॉन्च की है. ईरान की 3 असॉल्ट रेजिमेंट ने यह खेप लॉन्च की है. यह जानकारी इस वक्त मिल रही है. और अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया गया है. यानी कि दोनों तरफ से हमले अभी रुके नहीं हैं, ये हमले लगातार जारी हैं. लेकिन मैं वोरा साहब आपके पास लौट कर आना चाहता हूं इस सवाल के साथ, क्योंकि जब सारे लोग कह रहे थे कि नहीं बातचीत हो रही है, मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि नहीं, ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं, अमेरिका ठोकेगा. आपका ये स्पेसिफिक शब्द था कि नहीं, इजराइल ठोकेगा, अमेरिका ठोकेगा, ये रुकने वाले नहीं. अगर आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर आपको डिप्लोमेसी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि बातचीत टेबल की तरफ जाने के लिए ये लोग अग्रसर हो जाएंगे, तो किन चीजों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अब ये बातचीत की तरफ बात बढ़ेगी? अभी जो मैडम ने कहा था, उन्होंने जिक्र किया था, वो बेवकूफ जो है यूक्रेन वाला,
वो जो 3 डिमांड्स उसने रखी थी वही डिमांड्स इसने रखी है, विच इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जो ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि पहले हमें फ्रीडम होनी चाहिए, जो चाहेंगे करेंगे, दूसरा हमें पैसे भरिएगा, और तीसरा मुझे इंटरनेशनल गारंटी चाहिए। बेकार की चीजें। डिप्लोमेसी में बात जरूर होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जंग बंद हो जाएगा। ट्रंप नहीं रुकेगा सर। मैंने कई बार डिप्लोमेटिक डिस्कशंस किए हैं, तो 53 साल लगभग हो गए कूटनीति में। बात हम करते रहते हैं, लेकिन हमारी फौज बाहर खड़ी है। वो प्रेशर डालने का एक तरीका होता है। टेबल पे बात करेंगे, अंदर कमरे में बैठ के चाय भी पियेंगे। और ईरानियन तो शायद मुझे मालूम नहीं और दूसरी चीजें पीते हैं कि नहीं, मगर अमेरिकन तो लेते हैं, तो खूब बातचीत होगी वहां पर। लेकिन बाहर उनकी फौज एक्शन लेती रहेगी ताकि डिप्लोमेटिक प्रेशर बने। ये मैंने कई बार देखा है सर। तो मेरा मानना है कि बातचीत होगी। आप ही के शानदार चैनल पर बहुत डिस्कशन होगा उसका, बातचीत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट इन रियलिटी सर वो ईरान को खत्म किए बिना नहीं रुकेगा। मुल्ला रेजिम को बाहर निकाले बिना नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर वो रुक गया और ये सरकार वहां बनी रही, जिन्होंने एक बार याद है रोहला खुमैनी ने क्या कहा था कि अमेरिका तो बड़ा शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है, तो ये तो फिर और हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि हमने हरा दिया अमेरिका को, चलो अब और हमले करते हैं उनके ऊपर। दिस सिचुएशन हैज टू बी अवॉइडेड। हम जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें करें सर, बट आई डू नॉट सी ट्रंप बैकिंग ऑफ सर। ये मेरा असेसमेंट है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे व्हाट्सएप में, वो सभी यही कहते हैं, बात करेगा लेकिन ठोकेगा जरूर, और ठोकता जाए। आज आपने बोला उनकी स्पेस एजेंसी को ठोक दिया, अभी देखिए और क्या। अभी तक ऑयल पाइपलाइंस को खरग आइलैंड में नहीं उसने मारा है, उसने सिर्फ स्टोरेज ये मिलिट्री फैसिलिटी जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी उनको हराया, उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन जिस दिन उसने ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज को हमला किया, उस दिन तो $300 चली जाएगी कीमत तेल की सर। ट्रम्प डजंट केयर, ही इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ क्रूड लेकिन ऑयल। बख्शी साहब एक चीज और कह रहे थे एम्बेसडर वोरा, वो कह रहे थे कि ये 2 लाख की फौज चाहिए भाई। रिजीम परिवर्तन, अगर रिजीम को बदलना मकसद है और बिना उस मकसद के ट्रंप नहीं रुकेंगे, तब मेरा सवाल यह है आपसे कि वो कैपेसिटी क्या है, या फिर ये हवाई फायर से बात बनती रहेगी कि इधर से 2 बम गिराए, उधर से 2 बम गिराए, लंबा युद्ध चलाते रहिए। क्या रिजीम को ऐसे बदला जा सकता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि वो कर्डिश फाइटर्स जो हैं वो तेहरान तक कोई नहीं जाएगा, वो तो पेरिफेरल एरिया में जहां पर हैं वहां पर वो जो करेंगे, जो करना है। हो सकता है तालिबान उसके अंदर कूद पे, आई डोंट नो। लेकिन ये जो न्यूक्लियर सिनारियो की वार्निंग आई है, ये बहुत कठिन सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट ही इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। तो अगर ऐसा लगे कि अमेरिका की छवि यहां बर्बाद हो रही है और अब छोटे मोटे देश भी हमारी मुखालफत करेंगे, हो सकता है सर वो अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे। और अगर उसने वो किया तो फिर तो दुनिया ही पूरी बदल जाएगी सर। बिल्कुल। अब जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ठीक है, किसी भी स्तर पर बातचीत शुरू हो यह जरूरी है, किसी की भी मध्यस्थता के साथ हो वो भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में जब तक अपना कोई एक प्राइमरी लक्ष्य अमेरिका हासिल नहीं करेगा, क्या मुमकिन है कि वो पीछे हटे? और अगर वो पीछे हटता है तो क्या ये उसकी हार नहीं होगी? क्योंकि अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन जो पीछे गया है, ईरान ने उसको अपनी जीत के तौर पर दिखाया कि इनका पीछे हटना ही हमारी जीत है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि ये जो युद्ध है ये 21st सेंचुरी का एक सेमिनल युद्ध साबित होगा। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी बुलिंग से पूरी दुनिया को वापस एक यूनिपोलर वर्ल्ड इक्वेशन में ला सकते हैं, या इसके बाद मल्टीपोलर इक्वेशन विल सॉलिडिफाई। ठीक है साहब, अभी तक ये युद्ध निर्णायक नहीं हुआ है। जहां तक रिजीम चेंज का सवाल है, देखिए, जो अमेरिकन जनरल डैन केन, लेफ्ट जो जनरल है, हु चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, ये हमला शुरू होने के पहले ब्रीफिंग में उसने डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया था कि साहब ऐसा है, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। रिजीम चेंज मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त नहीं कर सकता, विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो सकता। नंबर 1, उसकी बात सही है।
नंबर 2, उसने कहा था कि बॉडी बैग्स आएंगे। अभी तक 13 आ चुके हैं एज पर ऑफिशियल एडमिशन। अनऑफिशियल फिगर्स में 180 घायल हैं। आप यकीन मानिए, हम भी ऐसा ही करते हैं, उनमें से बहुत सारे बेचारे जा चुके हैं। ठीक है, और वहाँ इजराइल को भी अच्छी खासी क्षति हुई है। कल जो है ईरान ने परसों ईरान ने अपने जो खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनसे नेतन्याहू का ऑफिस टारगेट किया था, फिर बंकर टारगेट किया, फिर हाइफा की रिफाइनरी को टारगेट करके वहाँ भी आग जल रही है साहब। 50% इजराइल का भी तेल वहाँ से आता है। ये कह देना कि ये बड़ा एक तरफा नुकसान होना है, मिलिटरीली दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छी तरह से नुकसान सब तरफ हो रहा है। गल्फ के देशों को हो रहा है। रास रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की बंद, कतर की जो गैस फैसिलिटी बंद, कई महीनों तक बंद रहेगी। और अगर ये बौखला के, ये आपके IRGC वाले अगर बौखला के, देखिए साहब, खमैनी मर गया, क्या कोई लड़ाई में फर्क पड़ा? 15 दिन लड़ाई चली कि नहीं चली? लड़ाई शुरू होने के पहले ईरान ने अपने सारे जो IRGC के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक के पास मिसाइल और ड्रोन हैं, उनको क्लियर डेलीगेटरी ऑर्डर दे दिए थे कि तेहरान से हुक्म आए या ना आए, तुम फायर करते चलो, तुम फायर करते चलो। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट हैज हैपेंड। The most dangerous thing that can happen in this situation is कि you have nobody to talk to. और hotheads of the Iranian Revolutionary Guard Corps, और इनकी टेंडेंसी suicidal होती है। You know, in the Shia faith, ये जो है शहादत, बहुत बड़ा इसको दिया जाता है। शहादत शहादत शहादत। हाय हसन हम न थे, वो हर साल छाती पीट कर करबला की लड़ाई याद करते हैं। For God's sake, don't let this battle go to the hotheads like me. फिर तो साहब दुनिया का नाश ही है यहाँ पे, मुझे और कोई उसका नहीं देख रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका लड़ाई खत्म करना चाहता था, तो उसने न्यूक्लियर बॉम्बिंग कहाँ करी? क्या उसने टोक्यो को बॉम्ब किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? They wanted somebody to talk to. हिरोशिमा नागासाकी को बॉम्ब किया साहब। लेकिन आप यहाँ पे एक नई डॉक्ट्रिन लेके आ गए हैं कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर को मार दो, फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 आप स्टालिन और ज़ुकोव को मार डालो, या आप वहाँ पे रूजवेल्ट को मार डालो। यू सी, दैट्स अट्रैक्टिव इन थ्योरी। 3-4 बार बहुत अच्छी तरह चली। 2024 में उन्होंने रगड़ दिया हिजबुल्लाह को। 2025 पिछले साल उन्होंने ईरान को चोट पहुंचाई। 18 घंटे लगे थे ईरान को रिटेलिएट करने। अब शैलेंद्र जी, अब तक ईरान सीख गया है। देखिए साहब, हम जो फौज में ना, वी आर वेरी क्विक टू लर्न ऑन द बैटलफील्ड। उसने पहले से डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल कर दिया। आप बोले कि साहब ये जो नया आयतुल्ला, यू हैव रिप्लेस्ड वन आयतुल्ला विद अनदर आयतुल्ला, आप उसको भी मार देंगे, आप समझते हैं लड़ाई खत्म हो जाएगी? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का जब तक आखिरी सिपाही नहीं मर जाएगा, और वो 2 लाख है, आखिरी सिपाही नहीं मर जाएगा, वो लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब वो लोग इमोशनली चार्ज हो चुके हैं। आयतुल्ला को मारना इज लाइक किलिंग द पोप। ठीक है, अब मैं आपको बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त दर्शकों को देना आवश्यक है। वो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, और खबर यह है कि ईरान जो है, इजराइल पर एक और अटैक किया है। इजराइल के बीरशेबा पर यह हमला किया गया है। बीरशेबा पर मिसाइल से अटैक किया गया है। इजराइल के बीरशेबा को इस बार निशाने पर लिया गया है, और बीरशेबा शहर पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये देखिए, जहां पर ये मिसाइल गिरी है वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उनका जंग पर बड़ा बयान आया, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि युद्ध जो है एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। हम एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, सवाल यह है कि अगर इजराइल ये कह रहा है कि हम निर्णायक फेज में जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन डू और डाई की सिचुएशन है, या इनको लग रहा है कि ये एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहले भी ये दावा इन्होंने किया था कि 80% हमले कम हो गए हैं, इनकी आधी मिसाइलें हमने निपटा दी हैं,
बचा क्या है इनके पास। और मैं देख रहा हूं कि अभी अभी कुछ देर पहले 49वीं वेब जो है मिसाइल्स की वो फिर से लॉन्च की गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर ईरान के बारे में कोई इस तरह के अफवाहें उड़ाए, प्रोपोगंडा करे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं तो एक बड़ा छोटा सा गनर हूँ। मैं भी अपने गन एरिया में अपने एमिनेशन को देखते हुए फायर करता हूँ। ये नहीं करता हूँ कि मैं सारे इकट्ठे फायर कर दूँ। और उसके बाद सप्लाई लाइन अगर इंटरप्टेड है बाई चांस, एज अ गन एरिया में बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी जगह की, सबसे लोएस्ट लेवल पर रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंटेंसिटी जो ईरान ने कम करी है वो इसलिए कम करी है कि एमिनेशन नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने कम करी है क्योंकि उन्हें वो लड़ाई दिख रही है कि दूर जा रही है, और दूर जाने के लिए उनको अपना एमिनेशन कंजर्व करना चाहिए। अब आगे बात के वेदर दिस वॉर इज पीक पर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, निर्णायक फेज में जा रही है, क्योंकि इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। यूएस और इजराइल को ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या अगला ऑब्जेक्टिव मिलिट्री है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मिलिट्री है तो क्या उस मिलिट्री को आप जमीन पर डालने के लिए तैयार हो, या आपकी अपनी आवाम आपको ये नहीं करने दे रही, दुनिया आपको नहीं करने दे रही। आपका अपना एक्सपीरियंस पिछले 3 बार का इतना खराब है कि इस बार शायद आप अवॉइड करें। आप अगर मरीन्स को भी जो डाल रहे हैं वो सेलेक्टिवली डालेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे ईरान में आपने कब्जा कर लिया। आप उस हॉर्मुज की जो बात कर रहे हैं, मेरा अपना आकलन कहता है हॉर्मुज इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि यस, अगर हॉर्मुज से रिलेटेड आपकी बात बन जाती है, ये लड़ाई रुकने की संभावना और बात की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज वो लड़ाई तो चलनी है और वो चलेगी। हॉर्मुज आप लीजिए, खाली कीजिए, बंद कीजिए, आपके बीच की लड़ाई इसलिए नहीं रुकेगी। आपकी लड़ाई इसलिए रुकेगी कि एक वर्ल्ड ओपिनियन बनकर आएगा, एक प्रेशर बनकर आएगा मिस्टर ट्रंप के ऊपर। ट्रंप के ऊपर अपना खुद का कंट्री का प्रेशर होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सिर्फ क्या ईरान को लेना चाहते हो, उसके ऑयल को लेना चाहते हो, या दुनिया को लेना चाहते हो? वहां पर ईरान, मुझे लगता है कि ट्रंप काफी हद तक हार खाएंगे। जी, अब मैं वोरा साहब एक चीज और आपसे ये समझना चाहता हूं। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा था कि उम्मीद की जा रही है कि भारत जो है वो मध्यस्थता करे, या भारत ही मध्यस्थता कर सकता है इस सिचुएशन में। ये जो पहला फेज है इसका, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हुई है, और उसके बाद हमारे कुछ जहाज वहां से निकले हैं, जिनमें से 2 तो कुछ ही दिनों के अंदर भारत पहुंचने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बातचीत को नेक्स्ट लेवल पर भारत लेकर जा सकता है? नेक्स्ट लेवल से अगर आपका मतलब है कि दोनों को हम दिल्ली बुलाएं, बिठाएं टेबल पे, वो बातचीत करो, वो नहीं होगा। लेकिन जो होगा वो ये होगा कि पीएम साहब फोन पे बात करेंगे, और दोनों तरफ से, जो मेरा मानना है, अगर ये मध्यस्थता सक्सेसफुल होती है, जो मेरा तजुर्बा जो 53 इयर्स का है, दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली सीज फायर डिक्लेयर होगा कि कल सवेरे 4 बजे हम गोलाबारी बंद कर देंगे। वो भी बोलेगा हम सवेरे 4 बजे बंद करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। पर ये जब नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि हमने साइमल्टेनियसली सीज फायर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया, वो हमारा दोस्त है, वो सब कहानियां, वो ड्राफ्टिंग मैं करता हूं उन डॉक्यूमेंट्स की, हमारा दोस्त है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एटसेट्रा, और हमने कल सुबह 6 बजे 5 जो भी होगा, हमने फायरिंग बंद कर देनी है। उसके बाद फिर असली चीज शुरू होगी, सिटिंग अराउंड द सीज फायर तो हो गई, फिर टेबल पे बैठ के कि टाइगर तूने हमला क्यों किया था, टाइगर तूने इसराइल को मिटा देने की धमकी क्यों दी थी, तूने हमास को क्यों बनाया, हजबुल्ला को क्यों बनाया, हुती को क्यों, फिर वो सारी चीजें सामने आएंगी सर। और उसका मुझे नहीं लगता कोई आसान समाधान है, जब तक ईरान स्वीकार नहीं करता कि हुतियों को भी, यहूदियों को भी जीने का अधिकार है। जिस दिन उसने उसको मान लिया, अडॉप्ट कर लिया, उस दिन ये मुल्ला सरकार चली जाएगी सर। जी, अब लेकिन पॉइंट इसी पे है दीपक वोरा साहब कि भाई इस सिचुएशन तक क्या आप ईरान को खत्म कर चुके हैं या दबा सकते हैं कि इस बात को लेकर वो एग्री करें, या वो फिलिस्तीन गाजा को भूल जाएं, या उनका माइंडसेट ऐसा अचानक हृदय परिवर्तन हो जाए? क्या ये युद्ध से या ताकत से संभव है? क्योंकि जीडी बख्शी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी तक पुरानी कहानियों को लेकर छाती पीटी जाती है। तो ये सिचुएशन क्या आपको बनती हुई दिख रही है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सामान्य परिस्थिति में इसको आप समझाइए।
इसमें यही है सर कि जो वहाँ जेन जी जिसको आप कहते हैं, जनरेशन अल्फा जो जेन जी के बाद आई है, यंगर पीपल 14-15 साल के जो हैं, वो भी क्या चाहते हैं सर? वो आप और मेरी तरह है। मैं तो खैर बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आप तो जवान हैं, आपकी तरह है सर। वो क्या चाहता है? अच्छी नौकरी मिले, मुझे रोजगार मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा मेरा विवाह हो, वो ये चीजें चाहते हैं। और जब शहादत के गाने आप गाएंगे, बनता नहीं है सर। यही आप देख रहे हैं जिहादिस्तान में भी और अफगानिस्तान में एक दूसरे को ठोक पीट रहे हैं इस समय। तो मेरा अपना अनुमान है, द यंगर पीपल ईरान में है, वो दबाव डालें। कितने हजार तो मार ही दिए इस मुल्ला रेजिम ने, लेकिन फिर जब बगावत होगी, अगर अमेरिका एक रीजनेबल स्टांस लेता है कि ऑल राइट हम ये करेंगे, ये चीजें देंगे, वो चीजें देंगे, युद्ध बंद कर देंगे, सबसे पहले ये सड़कों पे उतरेंगे यंगर पीपल। चलिए अच्छा हुआ, आप विक्ट्री क्लेम करें ना क्लेम करें, ये मुल्ले नहीं सरकार रोकेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने जंग रोक दी, सबसे पहले इनको मार पड़ेगी सर, अपने ही लोगों से। सो दे हैव टू कंटिन्यू। उनके लिए अब सर्वाइवल, ईरान के लिए सर्वाइवल नहीं, इजराइल के लिए तो नेशनल सर्वाइवल है ना सर। यहाँ पे तो मुल्ला सर्वाइवल की बात है। सो ईरान तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो रहेगा। माई ओन फीलिंग, अगेन माई असेसमेंट और मेरा जो ग्रुप है उसके बेसिस पे, कि ये टॉक्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, सीज फायर डिक्लेयर होगा। उसके बाद क्लास कमेंट आपकी तरफ से। उसके बाद बहुत देर तक बातचीत चलेगी सर। जी कितनी देर? ये बिल्कुल दीपक जी। ओके, बख्शी जी बोलिए। सर देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि बातचीत जल्द से जल्द शुरू हो, दैट इज द नॉर्मेटिव विश। सब लोग ये सोच रहे हैं। अब 2 मिलिट्री सिचुएशंस आ सकती हैं। शैलेंद्र साहब ने कहा था एमिनेशन अवेलेबिलिटी इज अ की फैक्टर, तो उससे 2 निकल सकती हैं कि एक आप समझे कि सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो गई है कि मैं लेट मी फायर ऑल और उसके बाद लेट किंगडम कम। दूसरा, दैट इज द इरैशनल चॉइस, irrational choice which Iranian Revolutionary Guard commanders only can make. But this rational choice is that the conflict shifts from high intensity to low intensity conflict phase. बीच में सीज फायर होंगे, सीज फायर वायलेट होंगे। कई सीज फायर हमने पाकिस्तान के साथ देख लिए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे वायलेट हो जाते हैं, फिर चालू होते हैं, फिर सीज फायर होता है, फिर वायलेट होते हैं। आई सी अ लॉन्ग तमाशा लाइक दिस स्ट्रेचिंग ऑन फॉर अ ईयर। ठीक है सर, मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलना चाहता हूं। लेकिन सीधे तौर पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास कई सालों का तजुर्बा है, वो ये मान रहे हैं कि ये युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि किसी ने भी अपना जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचने में सफलता हासिल अभी नहीं की है। और जब तक कोई एक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, ये युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।